हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत ने किस देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की हत्या की वजह से 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया और तिरंगा को झुका दिया? आंसर होगा जापान। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनकी हत्या हो गई है 8 जुलाई को। सड़क किनारे वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। नॉर्मल सा माहौल था वहाँ पर। कुछ लोग थे, मतलब 100 लोग होंगे जो वीडियोग्राफ आए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और सड़क किनारे कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे और मामूली सी सिक्योरिटी थी। तभी पीछे से उन पर गोली चलाई गई। जब उन्होंने मुड़ कर देखा तो उसके बाद एक गोली सीने पर भी लगी है और कुछ घंटे बाद ही उनकी डेथ हो गई, निधन हो गया। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में, उनके शोक में 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया और तिरंगा आधा झुका रहेगा। ओके। शिंजो आबे की जो हत्या है उसके मामले में पुलिस ने 42 साल के एक हमलावर को गिरफ्तार किया है और वो खुद को पत्रकार बताकर शिंजो आबे के सुरक्षा घेरे में पहुंचा था। ये आखिरी तस्वीर है उनकी, आखिरी फोटोग्राफ है जब वो भाषण दे रहे थे और इसी दौरान पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई और जैसे ही वो मुड़े हैं उसके बाद गोली लगी है इन्हें। और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि उनके सीने पे गोली लगी है। तो बताया जा रहा है कि वो जैसे ही मुड़े देखने को तभी वो गोली लगी है। ओके। और हमलावर जो है वो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है और फिर इसमें शिंजो आबे के बारे में पूरी बात बताएंगे, उनके बारे में डिटेल। ओके। और भारत से क्या रिश्ता है, उन सब पर क्वेश्चन है। तो सवाल ये होगा कि शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई, तो उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? कौन सा इनमें से? आंसर होगा पद्म विभूषण। कब मिला था? 2021 में मिला था। ओके। और न्यूज़ भी देख रहे हैं, उनके असैसिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, खबर है। तो अब देख लेते हैं कि शिंजो आबे को भारत में कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं और कब कब मिल चुके हैं। तो पद्म विभूषण मिला था 2021 में। नेताजी पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ये दिया गया था वर्ष 2022 में, ये पुरस्कार नेताजी पुरस्कार। और JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि उन्हें मिली 2015 में। ओके। तो इतने अवार्ड इंडिया में उन्हें मिले थे शिंजो आबे को। शिंजो आबे के बारे में बताऊं, वो 67 ईयर के थे। उनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1954 को, 1954 को। टोक्यो में एक राजनीतिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और आपको बताऊं, शिंजो आबे वो जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिनतारो आबे के पुत्र थे और वहाँ से राजनीति, चूँकि उस ख़ानदान से थे तो इसलिए राजनीति में उन्हें प्रिंस कहा जाता था। उनके दादा और चाचा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। दादा का नाम था नोबुसुके किशी और चाचा का नाम था सातो इसाकु। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और पिता वो विदेश मंत्री रह चुके थे। शिंजो आबे पहली बार कब सांसद बने? तो 1993 को पहली बार बने थे। वहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। ओके। और 2006 में वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बने और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर वो बने। कब? 2006 में 52 ईयर की उम्र में वो देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने। सबसे युवा की बात होगी तो ये कहा जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है। और उसके बाद 2012 में उन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीता और फिर से बने। 2014 में भी बने और 2017 में फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने गए, यानी 4 बार। और जापान में सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उनके जीवन का जो बड़ा मकसद था, जैसा वो कहते थे कि जापान की जो मिलिट्री ताकत है उसको फिर से पुनर्स्थापित करना, क्योंकि आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हारने के बाद इनकी जो मिलिट्री है उसको ख़त्म कर दिया गया था।
यहाँ तक कि उनकी नौसेना जो है उसका नाम क्या है, तो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। वो यहाँ तक कि मिलिट्री या नेवी कहने का भी अधिकार ख़त्म हो गया था जापान को, जो समझौता हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो इनका यही प्रयास रहा कि जो मिलिट्री ताकत है उसको फिर से मजबूत किया जाए, और उन्होंने कोशिश की भी और उस हद तक पहुँचे भी। शिंजो आबे उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया, और उनकी जो नीति थी उसको दुनिया आबेनॉमिक्स के नाम से भी जानते थे। ओके, और ख़ास बात है कि अमेरिका से जापान के संबंध को और घनिष्ठ बनाया उन्होंने। क्वाड जो जिसमें 4 देश हैं, इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, उसको बनाने में भी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी शिंजो आबे की। और स्वास्थ्य कारणों से 28 अगस्त 2020 को शिंजो आबे ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। ओके, और अभी 8 जुलाई 2022 को जापान के नारा शहर में उन पर हमला हुआ और उनकी डेथ हो गई। ओके, तो एक बहुत बड़ी खबर है, और जितना मैंने बताया वो सब इनके जीवन के बारे में वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि शिंजो आबे के भारत से क्या संबंध थे, और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और जापान के कैसे संबंध रहे हैं। देखिए, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 2006-07 के बीच में रहे, पहला कार्यकाल बहुत छोटा सा था उनका, तो उस समय अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत का दौरा किया था और भारतीय संसद को संबोधित किया था उन्होंने। ओके, दूसरे कार्यकाल के दौरान आबे 3 बार उन्होंने भारत का दौरा किया। जनवरी 2014 में जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके निमंत्रण पर, और फिर 2 बार दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए। ओके, तो वो 4 बार भारत की उन्होंने यात्रा की। कब कब की, तो एक बार तो 2006-07 में की थी और भारतीय संसद को संबोधित किया था। उसके बाद फिर जनवरी 2014 में तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनके निमंत्रण पर आए, और 2 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो इंडिया आए थे 2015 और 2017 में। और यूपीए सरकार और एनडीए की जो अभी सरकार है, उन दोनों की सरकारों में उन्हें बराबर सम्मान मिला था। यूपीए प्रशासन के दौरान तो मुख्य अतिथि के तौर पर 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लिया था उन्होंने, चीफ गेस्ट बने थे वो, और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भाग लेने वाले वो पहले जापानी प्रधानमंत्री बने थे। कब की बात है, तो 26 जनवरी 2014 की बात है। ओके, और अगर भारत के बारे में कहूँ, भारत के से कितने आर्थिक रूप से कितने जुड़े हुए थे, तो भारत में जो दिल्ली मेट्रो है वो जापान की मदद से बना हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना है उसकी नींव भी शिंजो आबे के सामने ही रखी गई थी। और तकनीक में भी भारत ने जापान, मतलब वो जो तकनीक है बुलेट ट्रेन की, वो भारत ने जापान से ली थी, और लोन भी दिया था शिंजो आबे की सरकार ने। ओके, और कितने घनिष्ठ भारत से रिश्ते थे वो आप देख सकते हैं। बानगी जब गंगा आरती कर रहे हैं वाराणसी में, जब आए थे शिंजो आबे उस समय, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं साथ में। ओके, तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि उनकी हत्या हुई है, और उस पर पूरी दुनिया में खबर छपी है। ओके, और जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। तो कई सारी बातें हमने आपको बताई, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके लिए समझना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ये जो अवार्ड्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बात हो रही जापान की। इस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ओके, राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी, मैं बताऊंगा आगे। हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है, जनवरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक का। ओके, तो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा, 1 ईयर का मेंबरशिप है, और इसके थ्रू आप मोबाइल ऐप पर सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसमें बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड। इसके थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ,
ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के PDF। वीकली मॉक टेस्ट भी होता है, मेंबरशिप जिन लोगों ने ले लिया है उनके लिए करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है और पिछले टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे ही मेंबर बन जाते हैं। तो मतलब कई सारे आपके पास टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उसके थ्रू मेंबरशिप ले सकते हैं। और आपको बताऊं कि तमाम जो भी एग्ज़ामिनेशन हैं, चाहे UPSC हो, SSC के तमाम एग्ज़ामिनेशन, MTS के अभी चल रहे हैं, उसमें NTPC का जो रेलवे का हुआ था उसमें, UPPSC, BPSC, इन सब एग्ज़ामिनेशन में करंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चंस आए हैं, टकराए हैं। और मैंने कई बार आपको बताया है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, तो किस जिले में? कौन सा जिला है? आंसर होगा पूर्वी गोदावरी जिले में। ओके, और ये फोटोग्राफ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और ये YS जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये रही प्रतिमा और उसका अनावरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया? 4 जुलाई को। ठीक है, पूर्वी गोदावरी जिले में। और आपको बताऊं कि 2022 में ऐसा माना जा रहा है कि ये अल्लूरी सीतारमन राजू की 125वीं जयंती है। और इन्हीं पर बेस्ड एक फिल्म अभी हाल ही में आई थी, RRR। ये जो फिल्म का पोस्टर देख रहे हैं, ये उन्हीं के और उनके साथ एक और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था कोमराव भीम। ओके, तो अल्लूरी सीतारमन राजू का किरदार निभाया था एक्टर रामचरण ने, इन्होंने, और कोमराव भीम का किरदार निभाया था एक्टर जूनियर NTR ने। ओके, तो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। हालांकि इस फिल्म में बहुत सारी बातें सच्चाई से अलग भी दिखाई गई है। फिल्म जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन सब ने कहा कि हमने इसमें कुछ चीज़ें जो कहानियाँ सुनाई जाती है, किंवदंतियाँ हैं, उन सब को भी जोड़ा है इसमें। ओके, तो एक फिल्म RRR इसी पर बेस्ड बनाई गई थी। तो एक बार जान लें कि अल्लू सीतारमन राजू, जिनकी प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, उनके बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1897 या फिर 1898 के बीच में अभी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर हुआ था। और आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करने के लिए वो प्रसिद्ध थे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वो 18 ईयर की उम्र में सन्यासी बन गए थे और पहाड़ों, आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे थे। हालांकि वो खुद आदिवासी नहीं थे, लेकिन उनका उद्देश्य विभिन्न जो समुदाय हैं उनके लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना था और संगठित करना था अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को। 1924 में अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया था, फिर उनकी हत्या कर दी थी अंग्रेज़ों ने। तो बात हो रही है इनकी और आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री मैंने बताया YS जगन मोहन रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, या कहें उसका स्वरूप ही बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा FSIB। ठीक है, इसका क्वेश्चन का सही क्वेश्चन ये हो सकता है, या चेंज भी कर सकते हैं कि उसका रूप क्या बदल दिया है, नए रूप का नाम क्या है। ओके, किसका? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का। तो उसका आंसर होगा FSIB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, ये डिटेल भी आप ध्यान रखना। तो केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में अभी हाल ही में कुछ संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो को फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी FSIB में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो साधारण बीमा कंपनियां हैं उसके जो जनरल मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, CEO हैं, इन सब के चयन का भी दायित्व FSIB को दे दिया गया है। तो ये बात समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो उसका
काम क्या था और अभी क्या बदलाव किया गया है, कैसे बदलाव किया गया। देखिए, बैंक ब्यूरो जो बोर्ड है, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, उसका गठन हुआ था 2016 में, 2016 में। काम यही था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के यानी जो सरकारी बैंक हैं और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके डायरेक्टर और चेयरमैन की नियुक्ति यही करेगा। ओके, सिलेक्शन यही करेगा नियुक्ति के लिए। ओके, और उसके बाद फिर जो केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति है कैबिनेट की, वो उस पर फाइनल अप्रूवल देगी और फिर नियुक्ति हो जाएगी तमाम बैंक्स में, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, उन सब का। लेकिन हुआ ये कि 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो साधारण बीमा कंपनियां हैं, उनके GM और डायरेक्टर के चयन के लिए एक सक्षम संस्थान नहीं है। तो इसी वजह से सरकार ने इसमें तब्दीली की और उसका जो स्टेटस है उसको बदल कर दिया FSIB, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूज़पेपर द हिंदू ने ये लिखा है कि ये जो FSIB है उसका नया चेयरमैन बनाने की भी प्रक्रिया मतलब पूरी हो चुकी है। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसने BBB के पूर्व अध्यक्ष यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए इसका चेयरमैन भी नियुक्त करने का फैसला कर लिया है। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे, क्या था बैंक बोर्ड ब्यूरो और क्या हो गया है अब FSIB यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलोरा कप 2022 बॉक्सिंग है, तो उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ भी द हिंदू में। ये कब से कब तक हुआ? 28 जून से 5 जुलाई तक हुआ। कहाँ पर? कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। और भारत ने इसमें टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ओके, और आपको बताऊं कि गोल्ड जो है ना, उसमें गोल्ड और सिल्वर उसमें केवल महिलाओं ने ही जीता है मेडल, और पुरुष ने ब्रॉन्ज मेडल में जीता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गोल्ड मेडल किन किन ने जीता है। तो महिला कैटेगरी में ही महिलाओं ने ही जीता है। ओके, पुरुष कैटेगरी के कोई भी खिलाड़ी गोल्ड और सिल्वर नहीं जीत पाए। तो गोल्ड मेडल जीता है अल्फिया पठान और गीतिका ने, अलग अलग वजन के 81 किलोग्राम और गीतिका है 48 किलोग्राम। सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो महिला कैटेगरी में कलैवानी श्रीनिवासन, ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और जमुना बोरो 54 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो उसमें महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो ब्रॉन्ज महिला कैटेगरी में ज्योति गुलिया 52 किलोग्राम, साक्षी 54 किलोग्राम, सोनिया लाठेर ये 57 किलोग्राम, नीमा ने जीता है 63 किलोग्राम भार वर्ग में, ललिता ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में, और बबीता बिष्ट ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में। और ब्रॉन्ज में पुरुष ने भी जीता है, तो कुलदीप कुमार ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, अनंत चोपड़े, सचिन और जुगनू ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मेडल हैं 14, इनमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। तो आप इन सब जो मैंने बताया वो सब PDF से ले सकते हैं। PDF डेली का जो होता है वो फ्री होता है, तो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA भी कह सकते हैं, IRDAI भी कह सकते हैं। ओके, तो उसके नए नियम के अनुसार किस आधार पर सस्ती बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है? इनमें से आंसर उपरोक्त सभी: ड्राइविंग व्यवहार, वाहन के सामान्य रखरखाव और वाहन के माइलेज और उपयोग के पैटर्न के आधार पर सस्ती बीमा वाहनों के लिए खरीदी जा सकती है। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, न्यू कार इंश्योरेंस प्लान है, प्रीमियम बेस्ड ऑन यूज ड्राइविंग बिहेवियर। तो IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने की इजाज़त दे दी है।
इसका मतलब ये हुआ कि वाहन मालिक जो हैं, जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो अपनी ड्राइविंग की जो उनका पैटर्न है और कैसे वो वाहन को रख रहे हैं, माइलेज कैसा दे रहा है, तो इन सब के आधार पर वो सस्ती बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। ओके, और ये किलोमीटर के हिसाब से वैध होगा कि कितना किलोमीटर चला रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। कोई ऐसे ही इस तरह से गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं, आप वाहन नहीं चला रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा हो, तो आपका पैटर्न क्या है, आप चलाते किस तरह से हैं वाहन, उसके आधार पर प्रीमियम वसूला जाएगा। ठीक है, अगर कोई ग्राहक अपने वाहन को चलाने में संख्या के आधार पर बताता है तो बीमा करा सकता है। ओके, तो विकल्प चयन कर सकते हैं कि हम जो इंश्योरेंस करवाएं वाहनों का वो किस तरह का लें, सामान्य महंगा वाला लें या फिर हम जैसा यूज़ करते हैं हमारे जैसा पैटर्न है उसके आधार पर लें। ओके, तो इसमें ये होगा कैसे इसको लिया जा सकता है और कैसे ये पता चलेगा बीमा कंपनियों को कि वो जो वाहन का ड्राइवर है या फिर वाहन जो है उसका जो मालिक है वो उस वाहन का यूज़ कैसे करता है, कहीं रफ़ यूज़ तो नहीं करता है। तो इसके लिए ख़ास तरह का एक डिवाइस उसमें लगेगा वाहनों में, कार में, उसका नाम है टेलीमेटिक्स। तो टेलीमेटिक्स का यूज़ किया जाएगा, उसके थ्रू ड्राइविंग के व्यवहार जो पैटर्न है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके थ्रू ये सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, बैंकिंग वाले तो ध्यान रखें इस चीज़ को। ओके, तो IRDAI की बात हो रही है, उसके चेयरपर्सन कौन है, IRDA ने ये फैसला किया है। IRDA क्या है? IRDA जो है वो जो बीमा से संबंधित चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, एक अथॉरिटी है बीमा संबंधित तमाम जो मैटर्स हैं उन सब को लेकर। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा। और मुख्यालय का है हैदराबाद, तेलंगाना में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये अथॉरिटी? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जुलाई को। ठीक है, इसे इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जो जूनोटिक बीमारी होती है उसके खिलाफ टीकाकरण के उपलक्ष्य पे और जो टीकाकरण हुआ है और प्रचार प्रसार के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरुण मजूमदार का निधन हो गया है 4 जुलाई 2022 को, तो इनमें से क्या थे, किस वजह से प्रसिद्ध थे? आंसर होगा फिल्म डायरेक्टर के तौर पर, फिल्म निर्देशक के तौर पर, और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। न्यूज़ भी है द हिंदू का। कोलकाता में निधन हुआ, 91 ईयर के थे और उनका जन्म हुआ था 1931 में बोगरा में, अभी वो बांग्लादेश में इलाका है। ओके, तो मजूमदार ने अपनी जो पहली फिल्म थी वो चावा पावा वो निर्देशन किया था और उस वक्त केवल 27 साल के थे और अभी जो उनका निधन हुआ 91 ईयर के थे। काफ़ी प्रसिद्ध वो थे अपनी फिल्मों को लेकर, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई थी। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है 1990 में, 4 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं इनको। 1963 में मिला था कंचर स्वार्गो फिल्म के लिए, 1972 में मिला था फिल्म निमंत्रण के लिए, 1979 में मिला था फिल्म गण देवता के लिए और 1984 में मिला था फिल्म अरण्य अमारी के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस संस्थान के रिसर्चर्स ने यानी शोधकर्ताओं ने एक नए पदार्थ की खोज की है? उसका नाम है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, शॉर्ट में कहेंगे इसे SCN, उसकी खोज की है। आंसर होगा JNCASR, उसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलुरु में है। तो उसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नए पदार्थ की खोज की है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल पे, और इससे रिलेटेड पब्लिकेशन भी हुआ है रिसर्च का। ठीक है, और PIB ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो SCN शॉर्ट में कहेंगे इसकी खोज की है और ख़ास बात यह है कि ये इंफ्रारेड जो लाइट है उसको एमिट, डिटेक्ट और मॉड्यूलेट कर सकता है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात यही है। ये क्या करता है कि जो इंफ्रारेड लाइट्स हैं उसे रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट्स को रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि आगे इसकी क्रांतिकारी जो इसके उपयोग हैं वो होंगे आने वाले वक्त में। ठीक है,
ये पदार्थ सोलर और थर्मल एनर्जी के संरक्षण और ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशन है इक्विपमेंट है उसमें बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो इस पर रिसर्च किया गया और ये है छोटी सी टीम, इसने इस चीज़ को ढूंढा है और आने वाले वक्त में ये पदार्थ जो है वो सिलिकॉन चिप है उसके माइक्रोचिप बनाने में भी बहुत मदद मिल सकती है। दूसरे ढंग से इसको बनाया जा सकता है सिलिकॉन चिप को। तो आगे आने वाले वक्त में इसके बारे में और डेवलपमेंट पता चलेगा कि ये क्या क्या कमाल करती है, करता है ये पदार्थ SCN जो पदार्थ है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान यानी UNMISS उसका नया फोर्स कमांडर बनाया गया है? आंसर होगा इसका लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और उनको भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश की जगह पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। और इसकी घोषणा किसने की? यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस नियुक्ति की घोषणा की है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम बहुत लंबा सैन्य करियर है उनका और भारत में अलग अलग जगहों पर ये सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। 3 स्टार ये अधिकारी हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपिंग मिशन है उसके बारे में बताऊं, ये मिशन शुरू हुआ था 1948 में और पीस कीपिंग मिशन का उद्देश्य यही है कि जहाँ पर संघर्ष हो रहा है जिन देशों में, वहाँ पर शांति स्थापित करना। 125 देशों के 1 लाख से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मचारी वर्तमान में 14 पीस मिशनों पर काम कर रहे हैं और इन मिशनों में भारत जो है प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो भारत का सैन्य योगदान जो सैन्य योगदान देने वाले जो देश हैं उनमें से है और वर्तमान में 2300 से ज़्यादा भारतीय सैन्य कर्मी तैनात हैं पीस कीपिंग मिशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ यानी AIU का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा सुरंजन दास। ठीक है, कौन है वो? जादवपुर विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII फुल फॉर्म उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा R दिनेश। कौन है R दिनेश? तो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो 2022-23 की अवधि के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो। ओके, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे आप और वहाँ पर आपको दिखेगा ये लोगो और डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू मेंबरशिप लेकर आप शानदार तैयारी कर पाएंगे करंट अफेयर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 7 बजे।